Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 10 for the course of Design of Structures. This course is generally for BSc Civil Engineering final year students. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 10 and week number 10. These are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आज से ऑनवर्ड जो लेक्चर है वो आपको कंप्लीट डिज़ाइन किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि आज से जो है वो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को एनालाइज और डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो आज तक जो भी आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ आए हो वो तमाम एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स थे कि हमने डिज़ाइन करना है किसी एलिमेंट को, सच एज अ गर्डर, सच एज जो है वो आपने रिटेनिंग वॉल किया, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल किया, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल किया, कॉलम किया, बीम डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने लगा है दैट इज़ बेसिकली टू एनालाइज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जो कि कंपोजिट स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके अंदर आपकी स्लैब्स भी आ गई, कॉलम्स भी आ गए, बीम्स भी आ गई, फाउंडेशंस और फुटिंग्स भी आ गए। उसके अलावा जो है वो आपके पास एडिशनल कोई मटीरियल्स हैं, फ्लोर्स या फ्लोर फिनिशिंग जो है वो भी आ गई, या पैरापेट वॉल्स आ गई, या मैसनरी वॉल्स आ गई। तो ये तमाम जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं कि आपको किसी भी एक बुक के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि किसी एक बुक के अंदर आपको कंप्लीट इस तरह का कोई डिज़ाइन सॉल्व मिल जाए। तो इस तरह से जो है वो ज़्यादातर जो है वो आप फोकस इसी चीज़ के ऊपर करेंगे जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, उसी से एक आइडिया लें ताकि जो है वो आपके लिए ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा ये सारा डिज़ाइन वगैरह। So in our today's lecture, today to onward, हम जो है वो डिज़ाइन ऑफ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग स्टार्ट करने लगे हैं। ये टॉपिक जो है वो बड़ा एक ब्रॉड टॉपिक है जो कि कंटिन्यू रहेगा 3 या 4 लेक्चर्स तक। तो मेरा आपको सबको ये मशवरा है कि काइंडली जो है वो बी केयरफुल एंड जो है वो इसको ध्यान से सुने, अच्छे तरीके से सुने। ये बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह का एक कम्युलेटिव जो है वो मैनुअल डिज़ाइन वगैरह जो है वो कराया जाता है, जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह को फोकस करता हो। सॉफ्टवेयर की बेस पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर करवा रही होती हैं कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एनालाइज, लेकिन जो है वो हम आज मैनुअल किस तरह से बिल्डिंग को एनालाइज करते हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं। सो समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, इस कोर्स में सबसे पहले वी स्टार्टेड अवर टॉपिक फ्रॉम द रिटेनिंग वॉल। उसके अंदर हमने जो है वो डिफरेंट थ्योरीज रिटेनिंग वॉल की हमने डिस्कस की, और उसके बाद हमने एक डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल डिस्कस किया जिसको हमने कम्प्लीटली उसके एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स थे, हील हो गया, टो पार्ट हो गया, उसकी जो स्टेम पार्ट हो गई, उसके बाद हमने की असाइन कराया। तो तमाम एलिमेंट्स को हमने डिटेल के अंदर एनालाइज भी किया और डिज़ाइन भी किया। देन सेकेंड टॉपिक वॉज कनेक्टेड टू द ब्रिजेस। उसके अंदर हमने डिटेल में ब्रिजेस की मेजर टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं ब्रिज की, हाउ प्रीस्ट्रेसिंग इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द ब्रिजेस, और जो है वो हमने एक उसके जो है वो कंपोजिट मेंबर्स डिस्कस किए। उसके बाद हमने डिज़ाइन किया एक प्रीस्ट्रेस इंटीरियर गर्डर जो कि हम नॉर्मली ब्रिजेस के अंदर यूज़ करते हैं। So in our last lecture we started our new topic which is connected to the multi-story building। So उसकी जो last lecture के अंदर हमने उसके theoretical background की किस तरह से हम codes और methods को follow करते हैं, design philosophies को follow करते हैं while analyzing any type of multi-story building या high-rise building। तो लास्ट क्लास में हमने इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल सिस्टम्स भी पढ़े, उसके बाद डिज़ाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टीज़ को हमने किस तरह से मर्ज करना है या कंसीडर करना है वो भी हमने डिस्कस किया। तो आज जो है वो हम हमारे नए टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करते हैं एनालाइज एंड डिज़ाइन ऑफ अ 6 स्टोरी बिल्डिंग। जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना इस कोर्स के अंदर सिर्फ नहीं लेकिन ओवरऑल जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग की जो फील्ड है इन रियल लाइफ, ये आपको बड़ा एक यूज़फुल टॉपिक है आप लोगों के लिए, जिससे आप होल लाइफ जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक है एनालिसिस एंड सेकेंड है डिज़ाइन। अगर हम मैन्युअली बात करें, हाथ से उसको सॉल्व करने की विदाउट एनी सॉफ्टवेयर हम बात करें, तो हमें एनालाइज जो है वो हमने करना है इसी 4 लेक्चर्स के अंदर। लेकिन अगर हम डिज़ाइन करने पे जाएं तो हमारे पास तमाम जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, सेपरेट एलिमेंट्स हैं, कि आपने पूरी कंप्लीट बिल्डिंग को एनालाइज कर लिया, उसके बाद आपके पास हर मेंबर के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज आ गए कि इतना जो है वो आपके पास फोर्सेज जो है वो इन टर्म्स ऑफ शेयर एक्ट कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल लोडिंग एक्ट कर रहा है, उससे हम जो है वो शेयर्स और बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, फिर जो है वो हम उसको डिज़ाइन करते हैं।
तो अगर हम मैन्युअली डिज़ाइन के अंदर इसी 6 स्टोरी बिल्डिंग को ले जाएंगे तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए तकरीबन आपको 6 से 8 महीने या 1 साल की ड्यूरेशन चाहिए जिससे आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो। लेकिन हम जो है वो डिज़ाइन एनालाइज करेंगे मैन्युअली, इवन इन नॉर्मल लोडिंग, इवन इन सीज़मिक लोडिंग ऑल्सो। और उसके बाद जो है वो हम सेकेंड पार्ट के ऊपर चलेंगे जो कि हमारा कनेक्टेड है विद द सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम एनालाइज भी करेंगे और सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कोई भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसको डिज़ाइन भी करेंगे। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द 6 स्टोरी बिल्डिंग। अब इसको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल बी केयरफुल, और क्योंकि ये आपके तमाम जो लेक्चर्स हैं 3 और 4 लेक्चर्स जो कनेक्टेड होंगे। हम जो आज चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उन चीज़ों को नहीं, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो हम कंप्लीट कर सकें इवन विद इन 4 लेक्चर्स। तो इट विल बी वेरी टफ फॉर अस। तो इसको ध्यान से सुने और ये चीज़ें जो हैं वो उसको समझने की कोशिश करें। अदरवाइज आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो जो है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ द स्टेटमेंट फॉर द डिज़ाइन एग्जाम्पल, वी हैव अ 6 स्टोरी बिल्डिंग फॉर अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैज़ प्लान डायमेंशंस एज शोन इन फिगर। हमने एक कमर्शियल प्लाजाज होते हैं, जिस तरह से कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं या कमर्शियल टावर्स होते हैं या कमर्शियल मॉल्स होती हैं या कमर्शियल जो है वो हमारे पास शॉपिंग सेंटर्स होते हैं। तो उस तरह से हमने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल एक बिल्डिंग 6 स्टोरी की हमने चूज़ की है, जिसका डायमेंशंस और ड्राइंग्स वगैरह हमें गिवन है। द बिल्डिंग इज लोकेटेड इन सीज़मिक जोन 3, कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बेस्ड ऑन अर्थक्वेक डिवीजन्स हमारा जो कंट्री डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 4 और 5 डिफरेंट जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि 4th जोन बेसिकली इज द मोस्ट सीवियर वन और 1st जोन जो है वो बेसिकली कंसीडर एज अ मोस्ट सेफेस्ट जोन या विदाउट सीज़मिक जोन बेसिकली। तो हमने जो जोन कंसीडर किया है, हम ना एक्स्ट्रा जो है वो सीवियर साइड पे गए हैं, ना हमने लीस्ट सीवियर चूज किया है, हमने मीडियोकर एक रेंज चूज की है कि वी आर गोइंग फॉर द सीज़मिक जोन इन 3, जो कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो है वो एरियाज फॉल कर रहे होते हैं। एक तो हमारे पास जो ड्रॉबैक है या इस एग्जाम्पल की जो खासियत है वो ये है कि हम सीज़मिक जोन 3 के अंदर इसको कंसीडर कर रहे हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है कि द बिल्डिंग इज लोकेटेड, द बिल्डिंग विल बी मेड ऑन अ सॉइल विद अ मीडियम सॉइल कंडीशंस। कि एक जो हमारे पास सीज़मिक जोन 3 हो गया, दूसरा जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो मीडियोकर सॉइल के ऊपर है, यानी कि जो सॉइल है जिसके ऊपर आप बिल्डिंग बना रहे हो उसकी जो कंडीशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो मीडियोकर रेंज के अंदर आती हैं, मीडियम रेंज में, ना कि वो एक हाई क्लास अच्छा सॉइल नहीं है। तो इस वजह से हमने दोनों इन वीक पॉइंट्स को फोकस करते हुए हमने अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है। सो डिज़ाइन द बिल्डिंग फॉर सीज़मिक लोड्स एज पर स्टैंडर्ड्स एंड जनरल गाइडलाइंस। क्या हमने सीज़मिक जोन 3 के हिसाब से इस कंप्लीट बिल्डिंग को एनालाइज करना है और उसके बाद हमने डिज़ाइन करना है बाय फॉलोइंग द जनरल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस जो कि कोर्स की तरफ से रिकमेंडेड है। सो मजीद हमारे पास एडिशनल डिटेल्स क्या है इस बिल्डिंग के अंदर। सो द एग्जाम्पल बिल्डिंग जो कि हमने चूज की, जो हमने बिल्डिंग चूज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ मेन ब्लॉक एंड सर्विस ब्लॉक। उसके 2 मेजर ब्लॉक्स हैं, एक उसका मेन ब्लॉक है जिसके अंदर आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, और सेकंड उसका सर्विस ब्लॉक है जिसके अंदर आपकी हैवी मशीनरीज वगैरह रखी जाती हैं, जनरेटर्स वगैरह रखी जाते हैं या सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह रखा जाता है। तो 2 ब्लॉक्स हैं इस बिल्डिंग के अंदर, या इसी एक कंटिन्यू एक दूसरे के साथ जो है वो 2 बिल्डिंग्स हैं बेसिकली। हमारा जो फोकस रहेगा वो हम मेन ब्लॉक के ऊपर फोकस करेंगे। बोथ ब्लॉक्स बेसिकली आर कनेक्टेड बाय एक्सपेंशन जॉइंट, दोनों एक साथ हैं लेकिन दोनों के दरमियान जो है एक एक्सपेंशन जॉइंट है, थोड़ा सा फर्क है, और दोनों जो है एंड इज देयरफॉर उस फर्क की वजह से दोनों जब सेपरेट हो गए तो स्ट्रक्चरली जो है वो दोनों बिल्डिंग्स इटसेल्फ डिफरेंट हो गए। तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका मेन ब्लॉक का जो है वो डिज़ाइन डिफरेंट तरीके से होगा या उसका सेपरेट होगा, और जो आपका सर्विस ब्लॉक है बेसिकली उसका जो डिज़ाइन है वो सेपरेट होगा। As shown in the figure, हमें फिगर के अंदर गिवन है एनालिसिस एंड डिजाइन फॉर अ मेन ब्लॉक इज टू बी परफॉर्म। हमने जो फोकस करना है वो हमारा जो टारगेट है बेसिकली वो हमने एनालाइज करना है मेन ब्लॉक को। सो इन बिल्डिंग मजीद डिटेल्स हमारे पास क्या है कि जो हमने बिल्डिंग चूज की है, द वॉल्स आर 230 मिलीमीटर थिकर विद 12 मिलीमीटर प्लास्टर ऑन बोथ साइड्स। के वॉल्स जो हैं वो हमारी 230 मिलीमीटर थिकर वॉल्स हैं और उनके ऊपर जो है वो 12-12 मिलीमीटर का
जो है वो प्लास्टर है दोनों साइडों के ऊपर, प्लास्टर को मिला के ओवरऑल जो थिकनेस है हमारी वॉल की वो 230 मिलीमीटर है। फॉर सिंप्लिसिटी इन एनालिसिस हम स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके कंसीडर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। जितनी आप उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज डालते जाओगे उतना ही आप लोगों के लिए कंफ्यूजन जनरेट होगी। तो फॉर द सिंप्लिसिटी इन एनालिसिस वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी बालकनीज इन द बिल्डिंग, और बालकनीज नॉर्मली जो है वो कमर्शियल जो प्लाजा होते हैं उनमें होती भी नहीं है। तो हमने जो है वो बालकनी वगैरह कंसीडर नहीं की, हम सिंपल एक जो है वो बिल्डिंग कंसीडर कर रहे हैं एज अ मेन ब्लॉक। उसके बाद एट ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग के अंदर मजीद स्पेसिफिकेशंस क्या कहती हैं, एट ग्राउंड फ्लोर स्लैब्स आर नॉट प्रोवाइडेड एंड द फ्लोर विल डायरेक्टली रेस्ट ऑन ग्राउंड। अब फ्लोर स्लैब्स होती है आरसीसी स्लैब, जो कि हम जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर बना दिया छत डाली आरसीसी की, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बनाया छत आरसीसी की। तो इस स्टेटमेंट का कहने का मकसद कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने स्लैब्स जो है वो प्रोवाइड नहीं की, जो आपकी बॉटम स्लैब की बात हो रही है बेसिकली, कि हमने वहां पे आरसीसी स्लैब नहीं प्रोवाइड की, हमने जस्ट फ्लोरिंग की है। फ्लोरिंग बेसिकली आप सिंपल जो एग्रीगेट्स है उनको कॉम्पैक्ट करके आप उसके ऊपर सीमेंट की लेयर लगा देते हैं तो आपकी फ्लोरिंग हो जाती है। तो एट ग्राउंड फ्लोर स्लैब्स आर नॉट प्रोवाइडेड and the floor will directly rest on the ground, therefore only ground beams passing through columns are provided as tie beams। ये जब हम उस स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहने का जो मकसद है वो ये है कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम कोई भी स्लैब कंसीडर नहीं कर रहे, वहां पे हम फ्लोर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस वजह से जो आपके टाई बीम्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके थ्रू पासिंग थ्रू कॉलम्स वगैरह जो आपके कंसीडर करते हैं वो हम वहाँ पे हमने एज अ टाई बीम कंसीडर करने हैं। लेकिन ग्राउंड बीम्स के अंदर जो कि ग्राउंड बीम्स आपके पास हो रहे होंगे कॉलम्स के अंदर से, और उनको हम एज अ प्रोवाइड करेंगे या वहाँ पे जो है वो आप टाई बीम प्रोवाइड करोगे। ये जब हम उस स्टेप के ऊपर एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। So the floor beams are thus absent in the ground floor। अब बीम्स में कंफ्यूजन नहीं होनी, हमारे पास दो किस्म के बीम है, एक हम बात कर रहे हैं मेन बीम्स की और दूसरी हमारी बात होती है फ्लोर बीम्स की। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कहने का मकसद कि हम कोई भी फ्लोर बीम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब फ्लोर बीम क्या है और मेन बीम क्या है ये सारी चीजें आपको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट इन जनरल क्या कहता है कि सेकेंडरी फ्लोर बीम्स आर सो अरेंज्ड दैट they act as a simply supported beams and that maximum number of main beams get flanged beam effect। अब एक आपको लास्ट टाइम मैंने जब 2-वे स्लैब करवाया था रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स 2 के अंदर, तो हमने वहाँ पे स्लैब के दौरान ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की थी कि समटाइम्स वी आर गोइंग फॉर द नॉर्मल स्लैब जिसके अंदर जो है वो स्लैब विद आप कॉलम कैपिटल्स और जो है वो ड्रॉप पैनल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और कुछ स्लैब्स के अंदर हम जिसको वाफल स्लैब या रिब स्लैब कहते हैं उनके अंदर जो रिब्स हैं दैट रिब्स बेसिकली आर कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी बीम्स और एज अ फ्लो बीम्स, जिनको आप एज अ सेकेंडरी बीम कंसीडर कर रहे होते हो। तो हमारा जो फ्रेम या जो बिल्डिंग हमने डिजाइन करनी है एनालाइज करनी है उसके अंदर जो मेन बीम्स होंगे वो तो मेन रहेंगे, लेकिन जो हम फ्लोर बीम प्रोवाइड करेंगे हर पैनल के अंदर that floor beams will act as a simply supported members on main beams, और उसकी वजह से मेन बीम और जो आपका फ्लोर बीम है इनके दरमियान एक फ्लैंज्ड इफेक्ट आएगा, यानी कि मेन बीम उसके ऊपर आपका जो है वो फ्लोर बीम आ गया, तो यहाँ पे जो है वो आपका एज अ फ्लैंज्ड इफेक्ट भी कंसीडर हो सकता है। उसको हमने जब एनालाइज करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड fifth assumption basically in general, what is the fifth assumption here? The main beams rest centrally on columns to avoid local eccentricity। कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो भी मेन बीम्स हैं जो आपके कॉर्नर वाले मेन बीम हो गए, सेंटर टू सेंटर मेन बीम हो गए, जो सेंट्रॉइड ऑफ द बिल्डिंग के अंदर मेन बीम हो गए, वो तमाम जो मेंबर्स हैं बीम्स आपके कॉलम के एग्जैक्टली सेंट्रॉइड के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, यानी उसके अंदर कोई भी लोकल इसेंट्रिसिटी नहीं है। इसेंट्रिसिटी का आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर रहा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन जहाँ पे लोड एक्ट करना चाहिए वहां से अगर वो हट जाता है थोड़ा सा, उसका मेन बीम का लोड कॉलम के सेंट्रॉइड से थोड़ा सा साइड पे एक्ट करता है, दैट डिस्टेंस बेसिकली विल बी कंसीडर्ड एज अ इसेंट्रिक डिस्टेंस। सो ये हमारी फिफ्थ पॉइंट हो गई कि वी डोंट हैव एनी इसेंट्रिसिटी इन द मेंबर, और मेंबर जो है वो उसके सेंट्रॉइड के ऊपर हमारा लोड जो है वो एक्ट कर रहा है।
Number 6 assumption we have for all structural elements. जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, स्लैब्स हैं, कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, स्पेसिफाइड एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हम कंक्रीट 25 ग्रेड का यूज कर रहे हैं, यानी 25 मेगापास्कल की आपकी कंक्रीट है, विल बी यूज्ड। हाउएवर जिनको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उनके अंदर हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे, जिनको हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे उनके अंदर हम 25 मेगापास्कल की कंक्रीट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। However, हायर ग्रेड ऑफ M30 यानी 30 ग्रेड का कंक्रीट जो है वो यूज होगा इन सेंट्रल कॉलम्स, जो कि बिल्डिंग के अंदर वाले कॉलम है, एक्सटीरियर कॉलम्स को छोड़ के जो सेंट्रल कॉलम्स है उनके अंदर हम ग्रेड 30 का कंक्रीट यूज करेंगे। लेकिन कहां तक? अप टू द प्लिंथ लेवल, ग्राउंड फ्लोर से या जो आपका नीचे फाउंडेशन से लेके प्लिंथ फ्लोर तक जो बीम है, सेंट्रल बीम्स हैं, उनके अंदर हम कंक्रीट जो है वो 30 मेगापास्कल की यूज करेंगे। उससे अब जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर हमने 25 ग्रेड की कंक्रीट यूज करनी है। अब क्या कहते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। हाउएवर हायर M30 ग्रेड कंक्रीट इज यूज्ड फॉर सेंट्रल कॉलम्स अप टू प्लिंथ इन ग्राउंड फ्लोर एंड इन द फर्स्ट फ्लोर। अप टू द फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपके जो सेंट्रल कॉलम्स हैं उनके अंदर जो है वो अप टू द प्लिंथ आप M30 का कंक्रीट यूज करोगे। बाकी जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर आपकी 25 ग्रेड की कंक्रीट यूज होगी। नाउ साइजेस ऑफ ऑल कॉलम्स। अब साइजेस ऑफ ऑल कॉलम्स इन अपर फ्लोर्स आर केप्ट द सेम, कि जो भी अपर फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर से लेके 6th फ्लोर तक जो भी अपर फ्लोर्स हैं उनके अंदर हमने तमाम कॉलम्स का जो साइज है वो हमने सेम कंसीडर करना है। लेकिन फॉर कॉलम्स अप टू प्लिंथ द साइजेस आर इंक्रीज्ड। और ये आप ऑलरेडी फाउंडेशंस के अंदर या फुटिंग्स के अंदर कर आए हो, या वॉल फुटिंग के अंदर, कि जब हम फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं वॉल को बनाना तो वहाँ पे हमारी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और जब हम मेन मेंबर्स के अंदर या सुपर स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं उस वक्त हमारी जो थिकनेस है कॉलम की या वॉल की वो हम कम कर देते हैं। एग्जैक्टली वही टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि कॉलम्स जो हैं जैसे ही फाउंडेशन से बाहर निकलेंगे या फाउंडेशन के अंदर से लेके प्लिंथ तक जो है वो कॉलम का साइज जो है वो बिगर होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आएंगे कॉलम तो कॉलम की जो साइजेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे जैसे ऊपर की तरफ आएंगे। उसके बाद द 8th assumption इज द फ्लोर डायफ्राम्स आर अज्यूम्ड एज रिजिड, कि हम जो फ्लोर्स हैं उनको रिजिड ट्रीट कर रहे हैं, उनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी को हम कंसीडर नहीं कर रहे। एंड 9th पॉइंट इज सेंटर लाइन डायमेंशंस आर फॉलोड फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन। अब सेंटर लाइन मेथड आप ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं, क्वांटिटी सर्वेइंग आपने जो है ये मेथड बड़ा डिटेल में पढ़ा भी होगा और क्वांटिटीज को एस्टिमेट भी किया होगा बाय कंसीडरिंग सेंटर लाइन मेथड। तो हमने पूरी अपनी जो बिल्डिंग है जिसकी हम बात कर रहे होंगे, जिसको हम एनालाइज कर रहे होंगे, उसको हम सेंटर लाइन के जरिए पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और तमाम डायमेंशंस जो है वो हम सेंटर टू सेंटर कंसीडर कर रहे होंगे। तो इस ये पॉइंट आपको होपफुली कंफ्यूज नहीं करेगा। In practice, it is advisable to consider finite size joint width। हम जो है प्रैक्टिकली बहुत सारी assumptions वगैरह ले रहे होते हैं, लेकिन इन जो डिज़ाइन हमने कंसीडर करना है उस डिज़ाइन के अंदर हम सेंटर टू सेंटर जो है वो डायमेंशंस लेंगे। एंड 10th assumption is the preliminary sizes of structural components are assumed by experience, कि based on huge experience, based on the loading criterias, हम जो है वो डायमेंशंस को पहले अज्यूम करते हैं, उसके अजम्पशन के बाद जो है वो हम रीचेक करते हैं एंड में जाके, ताकि हमारे एलिमेंट्स अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उनको हम कंसीडर करते हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो उन डायमेंशन को हम रिवाइज कर देते हैं। तो बेस्ड ऑन ह्यूज एक्सपीरियंस हमने जो है वो प्रिलिमिनरी साइजेस ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हमने चूज की हैं और उसी की बेस के ऊपर हमने एनालाइज करना है। एंड नाउ 11th पॉइंट फॉर द एग्जाम्पल इज फॉर एनालिसिस पर्पज द बीम्स आर अज्यूम्ड टू बी रेक्टेंगुलर, कि जब हम एनालाइज कर रहे हैं किसी भी मेंबर को तो उस वक्त जो भी हमारे बीम्स हैं उनको हमने रेक्टेंगुलर ट्रीट करना है। ये तो आप ऑलरेडी कॉमन सेंस है कि जब भी हम रेक्टेंगल बीम प्रोवाइड करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर बीम हम बनाते हैं तो हमारा बीम जो है वो ऑलवेज इट मस्ट बी अ रेक्टेंगुलर, क्योंकि आपका जो स्क्वायर बीम है बेसिकली दैट उसका जो मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी है या मोड्स ऑफ इनर्शिया जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली, तो उसकी वैल्यूज जो है वो बहुत कम हो जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से जो है वो हम रेक्टेंगुलर सेक्शन को प्रीफर करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट स्लाइटली लार्जर मूवमेंट इन कॉलम,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है या मोमेंट जो है वो आपकी इजीली डिस्पर्स हो जाए कॉलम्स के अंदर। इस वजह से हमने जो बीम्स है उनको रेक्टेंगुलर ट्रीट करना है। इन प्रैक्टिस अ बीम दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लेंज सेक्शन इन डिजाइन बिहेव्स इन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड अ फ्लेंज सेक्शन। जैसे मैंने लास्ट में भी थोड़ा पहले एक्सप्लेन किया कि जो फ्लोर बीम्स हैं या स्लैब्स हैं वो बीम्स के ऊपर लाई कर रही है तो इट मस्ट जनरेट अ फ्लेंज्ड सेक्शन, जो कि हमने गर्डर के केस में भी डिस्कस किया था कि हमने गर्डर के उसके ऊपर हमने एक फ्लेंज को अज्यूम किया था और उसको हमने कंबाइन एज अ ट्रीट किया था। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारा कहने का मकसद जो है वो ये है कि जब इन प्रैक्टिकली रियल लाइफ की आप बात करते हो तो रेक्टेंगुलर जो बीम्स हैं वो समहाउ एक्ट कर रहा होता है बिटवीन द रेक्टेंगुलर सेक्शंस एंड बिटवीन द फ्लेंज सेक्शंस। एंड एक्सप्लेनेशन या जो जनरल पॉइंट नंबर 12 वी हैव in figure 1.1b, tie is shown connecting the footings. This is optional in zone 1 and 2. कि sometimes जो है वो हमारे पास इस फिगर के अंदर एक कनेक्शन प्रोवाइडेड गिवन है जो कि हमें फुटिंग्स और फाउंडेशंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब वो आपका एक ऑप्शनल है। समटाइम्स जो है वो आप एक मेगा स्ट्रक्चर बना रहे हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप बना रहे हो, उसके लिए नॉर्मली जो है वो हम इवन पाकिस्तान के अंदर जो आजकल ज़्यादातर फाउंडेशन यूज़ हो रहा है दैट फाउंडेशन बेसिकली इज़ द राफ्ट फाउंडेशन। लेकिन आपका जोन भी सेफ है, अर्थक्वेक की कोई बात नहीं है उसके केस के अंदर। उसके बाद जो है वो हमारे पास सॉइल की कंडीशंस भी अच्छी हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप जो है वो नॉर्मली आइसोलेटेड फुटिंग्स के अंदर भी जा सकते हैं। मैं राफ्ट के ऊपर इतना खर्चा हम क्यों करें। तो इस केस के अंदर कहने का जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि हम जोन 3 की बात कर रहे हैं इस वजह से जो है वो हम टाई कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं बिटवीन द फुटिंग्स। ये दो फुटिंग्स हमने बना दी, उन फुटिंग्स को आपस में हमने टाई कर लिया किसी बीम के जरिए, जिसको हम एज अ स्ट्रिप फुटिंग भी कंसिडर करते हैं। सो दिस टाई बेसिकली या स्ट्रिप फुटिंग बेसिकली इज ऑप्शनल इन जोन 2 and 3। जब आप अर्थक्वेक के जोन 2 and 3 की बात करते हैं या 3 से कम की आप बात करते हैं तो उस केस के अंदर जो है वो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो टाई बीम्स वगैरह प्रोवाइड करो। लेकिन जब आप जोन 4 और 5 के अंदर जाओगे तो इट्स कंपल्सरी टू प्रोवाइड द टाई बीम्स बिटवीन द फुटिंग्स। एंड नंबर 13 इज वी हैव रिगार्डिंग द सीस्मिक लोड्स। सीस्मिक लोड्स विल बी कंसीडर्ड एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि सीस्मिक लोड हमेशा जो है वो एक हॉरिजॉन्टल या लैटरल प्रेशर जो है वो जनरेट करता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इस केस के अंदर जो सीस्मिक लोड्स है उनको भी हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कंसीडर करना है अलोंग आइदर ऑफ द टू प्रिंसिपल डायरेक्शंस के दो बिल्डिंग की प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं, आया एक ईस्ट टू वेस्ट और आइदर जो है वो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ एक ही बात हो गई, या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट एक ही बात हो गई। तो दोनों केसेस के अंदर जो है वो आपने कंसीडर करना है सीस्मिक लोड्स को इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड नॉट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर सीस्मिक का इफेक्ट होता है लेकिन वो बहुत ही स्लाइट होता है, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम उसको वर्टिकली कंसीडर नहीं करते, हम उसको हमेशा हॉरिजॉन्टली कंसीडर करते हैं। तो ये 13 पॉइंट हो गए। उसके बाद 14वीं पॉइंट क्या कहती है, ऑल द डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, कि जो भी हमने पूरी बिल्डिंग को एनालाइज करते वक्त तमाम डायमेंशंस जो हैं हमने मिलीमीटर और मीटर में कंसीडर किए हैं, अदरवाइज अगर कोई यूनिट डिफरेंट है, चेंज है, तो उसको हमने वहीं पे बता दिया हुआ है ऑलरेडी। अब ये हमारे पास जो है वो फ्लोर प्लान है कंप्लीट हमारी बिल्डिंग का, जो कि हमने चूज की। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव ग्रिड लाइंस हियर। नंबर 1 ग्रिड बेसिकली इज A, B, C and D एंड सेकंड ग्रिड इज 1, 2, 3, 4। और इसी तरह से हम बिल्डिंग्स को या कोई भी आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग जब चेक करते हैं तो आपको इसी तरह से बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती है। ये हमारे पास एक कंप्लीट बॉक्स फ्रेम है जिसके अंदर 9 पैनल्स हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 हमारे पास पैनल्स हैं। और 9 पैनल्स के अंदर हमने जो कॉलम्स थे उन कॉलम्स के हिसाब से हमने इस कॉलम को फॉर एग्जांपल लाइन कंसीडर किया एज A ग्रिड लाइन, सेकंड इज द B ग्रिड लाइन, C एंड D, अदर डायरेक्शन के अंदर 1, 2, 3 एंड 4। और हर पैनल की जो लेंथ है बेसिकली इस डायरेक्शन के अंदर वो 7.5 मीटर है। 2 to 3 वी हैव डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर और 3 to 4 हमारे पास डिस्टेंस जो है वो भी 7.5 मीटर है। इसी तरह से हमारे पास A to B डिस्टेंस 7.5 मीटर, 7.5 मीटर और 7.5 मीटर। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी डायमेंशंस हो सकते हैं। ये 12 फीट है फॉर एग्जांपल, ये 15 फीट है, ये 18 फीट है, ये हमारे पास 25 फीट, 28 फीट और 30 फीट है।
तो जो भी आपकी डायरेक्शंस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इवन अगर मैं यहाँ से ये पैनल कंसीडर ही ना करूँ तो हमारे पास जो है वो ये टोटल 8 पैनल बन जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको जो ब्लैक कलर में जो डॉट्स नजर आ रही हैं, दीज आर बेसिकली योर मेन कॉलम्स। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉलम है। और ये आपके मेन बीम्स हैं, ये आपका एक मेन बीम हो गया, दूसरा ये, तीसरा, ये आपके सारे मेन बीम्स हैं इन बोथ डायरेक्शंस। और ये आपको जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है जिसके ऊपर FP लिखा हुआ है, दिस बीम्स बेसिकली आर कंसीडर्ड एज अ फ्लोर बीम्स। और फ्लोर बीम्स हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं मेंबर के अंदर, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। यानी अगर यहाँ पे पैनल 1 के अंदर आपके फ्लोर बीम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पैनल 2 के अंदर आप इसको इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हो, अगेन पैनल 3 के अंदर। और एग्जैक्टली इसी तरह से जब हमने पैनल 1 के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड किए, इस डायरेक्शन के अंदर हमने प्रोवाइड किए थे ये फ्लोर बीम्स, तो हमने यहाँ पे पैनल 4 के अंदर जो है वो इस डायरेक्शन के अपोजिट कर दी है या परपेंडिकुलर कर दी है, सॉरी। इसी तरह से यहाँ पे हमने चेंज कर दिए दोबारा, यहाँ पे फ्लोर बीम इस डायरेक्शन के अंदर आ गए, यहाँ पे फ्लोर बीम अगेन इस डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, और आपके एक्स एक्सिस या आप एक्स एक्सिस डायरेक्शन कंसीडर कर लो या जेड एक्सिस डायरेक्शन कंसीडर कर लो। तो ये तमाम पैनल्स जो हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये एक कंप्लीट हमारे पास डायग्राम थी। अब यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक्स डिस्कस किए थे। एक ब्लॉक हमारे पास था मेन ब्लॉक, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कंप्लीट मेन ब्लॉक है, और ये हमारा सर्विस ब्लॉक कराता है। इन दोनों के दरमियान जो है वो ये एक्सपेंशन ज्वाइंट है। एक्सपेंशन ज्वाइंट की वजह से ये बिल्डिंग सेपरेट डिजाइन होगी और ये बिल्डिंग जो है वो सेपरेट डिजाइन होगी। तो यहाँ पे ये तो छोटा सा एक ब्लॉक था, सर्विस ब्लॉक, जिसके अंदर हम मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह कोई भी चीज़ रखते हैं, तो इसको हमने फिलहाल कंसीडर नहीं किया, इसको आप सिंपली डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने जो है वो कम्प्लीटली इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करना है और एनालाइज करना है। अब ये हमारे पास जो डायग्राम है ये बेसिकली सेक्शन पार्ट है, सेक्शन एट ए पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट ए है। इसको जब बिल्डिंग को हमने यहाँ पे कट किया तो ये हमें जो है वो सेक्शन नज़र आ रहा है, कम्प्लीटली एक पूरा सेक्शन, पूरे फ्रेम जो आपकी 6 स्टोरी बिल्डिंग है एक्चुअली। अब इसके अंदर आप जब देखते हैं क्लियरली तो यहाँ पे हमने जैसे बात की कि कॉलम जो है वो अप टू प्लिंथ लेवल, ये आपकी ये ओवरऑल प्लिंथ लेवल है जिसके ऊपर हम ग्राउंड फ्लोर प्रोवाइड कर रहे हैं। अप टू द प्लिंथ लेवल हमने क्या कहा था कि कॉलम की जो डायमेंशंस हैं वो ज़्यादा हैं अपर फ्लोर से। अपर फ्लोर के ऊपर कॉलम का जो डायमेंशंस हैं वो है 500 मिलीमीटर बाय 500 मिलीमीटर का कॉलम है। लेकिन जैसे ही मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आता हूँ, यहाँ पे जो कॉलम की जो डायमेंशंस हैं वो है 600 बाय 600 मिलीमीटर, यानी 100 मिलीमीटर इन बोथ डायरेक्शंस हमने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे कॉलम जो है वो 600 बाय 600 का हो गया। यहाँ पे जो कॉलम है ओवरऑल अपर फ्लोर्स के अंदर वो 500 बाय 500 है, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बता आए हैं। और सेकंड पॉइंट जो है वो तमाम फ्लोर्स की हाइट गिवन है कि ओवरऑल जो है वो टेरेस लेवल यहाँ पे है, ये आपका ओवरऑल फाउंडेशन रीजन है कम्प्लीटली। इसके अंदर डिफरेंट डायमेंशंस वगैरह गिवन है कि हम जो है वो ओवरऑल डिफरेंट मटेरियल्स वगैरह यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोल्डर्स, स्टोन वगैरह, जो बिगर साइज के स्टोन एग्रीगेट्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास लीन कॉन्क्रीटिंग वगैरह आ जाती है। ये आपके पास एक टाई कनेक्शन या टाई बीम वगैरह प्रोवाइडेड है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ एंड टेरेस लेवल। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक जो है वो प्लान आ गया, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन आ गया बिल्डिंग का। ये आपके बीम के डायमेंशन है 300 बाय 600 मिलीमीटर का। इवन एट द बॉटम साइड आपको 300 बाय 600 का बीम नजर आ रहा है, जो कि मेन बीम्स है। और यहाँ पे हमने सेम डायरेक्शन क्यों प्रोवाइड की, क्योंकि हमें बीम के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कही की थी कि जो है वो बीम आपके टॉप फ्लोर के ऊपर दूसरे डायमेंशन के होंगे और बॉटम के ऊपर दूसरे डायमेंशन के होंगे। ऐसा कोई भी इंडिकेट हमें नहीं कराया गया। तो इस वजह से हमने बीम के जो डायमेंशन हैं बेस्ड ऑन ह्यूज एक्सपीरियंस हमने वही चूज कर लिया 300 बाय 600 एंड 300 बाय 600 का। अब उसके बाद जो टोटल ओवरऑल आपकी जो आपको ये बीम नजर आ रहा है टू प्लेंथ लेवल, ये आपकी ओवरऑल हाइट जो है वो 2.5 की आपको गिवन है। फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है वो 4.1 मीटर का है। फर्स्ट फ्लोर 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर, 1 मीटर जो है वो आपकी टेरेस के ऊपर या पैरापेट वॉल है। तो ये आपका एक कंप्लीट प्लान है जो कि क्रॉस सेक्शन है। बेसिकली प्लान ऑलरेडी हम डिस्कस करा है, ये क्रॉस सेक्शन है विद ऑल द पॉसिबल डिटेल्स। और जैसे ही हम स्लो आगे मूव करते जाएंगे डिज़ाइन के अंदर, हमारे पास जो स्पेसिफिक चीज़ें आती जाएंगी उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह।
अब आते हैं डेटा ऑफ द एग्जाम्पल कि हमें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्लाजा जो है वो डिज़ाइन करना था, एनालाइज करना है। उसके लिए हमने हमारे ऊपर मजीद जो एडिशनल डेटा है वो क्या है, जो चीज़ें हमें ऑलरेडी गिवन थी उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कराए। अब उनको तमाम को डेटा को कंपाइल करते हैं कि हमारे पास डेटा गिवन शैल बी गिवन एज द फॉलोज कि हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट इज द लाइव लोड। अब लाइव लोड जो है हमारे पास अलग अलग फ्लोर्स हैं, तो जो आपके अपार्टमेंट या जो प्लेस जहाँ पे लोग वगैरह रहते हैं, यदि हम उनको टिपिकल फ्लोर्स कंसीडर कर रहे हैं, और दूसरा हमारा टेरेस हो गया, छत टेरेस लेवल हो गई। अब टिपिकल फ्लोर्स के अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि लाइव लोड इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो फ्लोर्स हैं जिनके अंदर हमने अपना एक कमर्शियल एरिया है, प्लाजा है, कोई शॉपिंग मॉल है, तो बंदे लोग हर चीज़ जो है वो मूव कर रही होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका टिपिकल जो फ्लोर्स हैं उनके ऊपर लाइव लोड जो है वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने चूज़ किया। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेरेस लेवल। अब टेरेस जो है वो छत की बात हो रही है, तो वहाँ पे हमें जो कोर्स कहते हैं वो हम 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने डेल लोड हमें गिवन है। उसके बाद फ्लोर फिनिशिंग। अब फ्लोर फिनिशिंग जो है आपकी नॉर्मल फ्लोर्स के अंदर फिनिशिंग, आप टाइलिंग लगाते हो, मार्बल लगाते हो, उसके बाद आप कोई और एडिशनल जो है वो नॉर्मल जो है वो फर्श वगैरह करवा के उसके ऊपर आपने कारपेटिंग करवा दी, तो वो हमारे हाथ में है, हम जिस तरह से प्ले करना चाहें। लेकिन जो हमारी मल्टी स्टोरी या कमर्शियल प्लाजा है उसके अंदर हम जो फ्लोर फिनिशिंग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम उसकी इंटेंसिटी लाइव लोडिंग के हिसाब से चूज़ कर रहे होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है वाटर प्रूफिंग। अब वाटर प्रूफिंग जो है वो हर फ्लोर के अंदर नहीं होती। वाटर प्रूफिंग हमेशा कहाँ होती है? छत के ऊपर होती है, टेरेस लेवल के ऊपर होती है। तो वाटर प्रूफिंग हमारी जो है वो कितनी लोड है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फ्लोर फिनिशिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। उसके ऊपर आप बिटुमिनस की लेयर भी लगा देते हो, सीमेंट का प्लास्टर कर दिया, उसके बाद आपने बिटुमिनस की लेयर लगा दी, बियरिंग कोर्स की लगा दी, तो कम्युलेटिवली दोनों का जो लोड होता है लाइव लोड वो ज़्यादा होता है, जो आपकी वाटर प्रूफिंग लेयर है बेसिकली उसकी। तो हमने उसके लिए जो लोड गिवन है हमें वो हमारे पास है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद टेरेस की फिनिशिंग जो है उसके लिए भी हमें 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड गिवन है। उसके बाद लोकेशन के ऊपर आते हैं। हमने जो लोकेशन चूज़ की, अप टू यू, एनी लोकेशन इन पाकिस्तान विच इज़ रेलेवेंट इन जोन 3, कि जोन 3 की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि हमने जो बिल्डिंग चूज़ की है वो हमारी बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है ऑन मीडियम सॉइल कंडीशंस एंड जोन 3। अब आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा एरिया चूज़ कर लो जो कि जोन 3 के अंदर लाई करता हो, तो आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। नाउ वी हैव विंड लोड। अब हम विंड लोड कितना कंसीडर कर रहे हैं, एज पर कोर्स आप चूज़ कर सकते हैं। सो अवर प्रोजेक्ट जो कि हमने बिल्डिंग डिस्कस की है या डिज़ाइन करने लगे हैं, दैट इज़ बेसिकली या मेजरली फोकसिंग ऑन द अर्थक्वेक लोडिंग, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है कि सीज़मिक 3 के अंदर हमारा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्लाजा है, उसको हमने एनालाइज करना है। तो जब हमने अर्थक्वेक की बात कर ली तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप विंड का भी इफेक्ट कंसीडर करो, वो इटसेल्फ जो है वो अर्थक्वेक जो है वो विंड को बियर कर लेता है। तो इस वजह से जो है वो हमने अर्थक्वेक यहाँ पे विंड लोड को जो है वो इग्नोर कर दिया और अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटीज है उनको हमने कंसीडर कर दिया। अदर डिटेल्स वी हैव अर्थक्वेक लोड। अब अर्थक्वेक की जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस या क्राइटेरिया हमने जो चूज़ करने हैं, दैट विल बी वी विल चूज़ बेस्ड ऑन द जो स्टैंडर्ड्स या कोर्स की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन बिलो ग्राउंड लेवल। अब डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन बिलो ग्राउंड लेवल जो है वो टोटल यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये ग्राउंड लेवल से टोटल जो है वो 2.5 मीटर। ये स्पेसिफिक जो है वो अलग अलग हमें, आप फिलहाल इनको इग्नोर करो, क्योंकि हमारे पास टोटल जो डेप्थ गिवन है बिलो द प्लिंथ लेवल या ग्राउंड फ्लोर, तो वो हमारे पास 2.5 मीटर की है। ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, इसके अंदर हमारा जो है वो बीम कितना आ रहा है, टाई बीम है, उसके बाद जो है वो हमारा मेन जो है वो यहाँ पे पोर्शन आ जाता है बीम का, कॉलम आ गया थोड़ा सा प्लिंथ का, उसके बाद हमारा बीम आ गया। तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। तो हमने जो चूज़ किया वो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन बिलो ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड लेवल इज बेसिकली इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। देयर वी हैव अ टाइप ऑफ सॉइल। अब टाइप ऑफ सॉइल जो है हमें कौन सा गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि हम वी आर यूजिंग टाइप 2। टाइप 2 जो है वो मीडियम कंडीशन है सॉइल की, उसको हमने फॉलो अप करना है और यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप 2 की सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, अलोएबल बियरिंग प्रेशर जो होता है वो 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, वो हमने स्टैंडर्ड से चूज़ कर लिया। उसके बाद एवरेज थिकनेस ऑफ द फुटिंग, जो आप फुटिंग, क्योंकि हम आइसोलेटेड फुटिंग यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई राफ्ट की बात नहीं की,
हम आइसोलेटेड फुटिंग की बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो हमारी एवरेज थिकनेस है फुटिंग की वो हम 0.9 मीटर कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद स्टोरी हाइट जो है ओवरऑल बिल्डिंग की, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ओवरऑल हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑलरेडी गिवन है 5 मीटर्स की, जो कि आपका ग्राउंड फ्लोर है उसको हम 3.4 मीटर कंसीडर कर रहे हैं। बाकी जो टिपिकल फ्लोर्स हैं वो आपके 5 मीटर के हैं। बाकी जो टिपिकल फ्लोर्स हैं वो सारे 5 मीटर के हैं। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूं ओवरऑल यहाँ से ये ओवरऑल 4.1 जो है वो आपका यहाँ से गिवन है, इस बीम के ऊपर से लेके यहाँ तक जो है वो 4.1 मीटर है। अगर हम यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से कंसीडर करें तो इट विल बी अराउंड जो अगर मैं कितनी गिवन है 3.4 मीटर। सो फ्लोर्स हमारे पास टोटल कितने हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 फ्लोर्स इज इक्वल टू 6 स्टोरी बिल्डिंग, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर है, 5 फ्लोर्स हैं ऊपर, टिपिकल फ्लोर्स हैं, तो हमने कंबाइन जो है वो हमारे पास टोटल 6 स्टोरी बिल्डिंग बन गई। अब ग्राउंड बीम्स बेसिकली टू बी प्रोवाइडेड एट 100 मिलीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, क्योंकि हमें ग्राउंड लेवल के अंदर ये बात कही गई थी कि ग्राउंड लेवल के ऊपर आप कोई भी स्लैब प्रोवाइड नहीं कर रहे, वहाँ पे आप फ्लोरिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसके लिए हमने ग्राउंड बीम्स जो देने हैं वो हमारे 100 मिलीमीटर के जो है वो डेप्थ के अंदर ग्राउंड लेवल के अंदर हमने बिलो द 100 मिलीमीटर आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद प्लिंथ की जो लेवल है बेसिकली वो हमारी कितनी है 0.6 मीटर। अगर हम 0.6 मीटर जो है वो प्लिंथ की लेवल कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल वहाँ पे 4.1 मीटर गिवन था, तो ये 3.4 जो है वो हमारे पास 3.4 मीटर जो है वो हमें एक्चुअल ग्राउंड फ्लोर की हाइट मिल रही थी। 0.6 मीटर हमारे पास जो है वो प्लिंथ की हाइट आ गई। 0.1 जो है रिमेनिंग 0.1 मीटर दैट इज बेसिकली कनेक्टिंग द ओवरऑल थिकनेसेस, जो कि इसके अंदर आपकी फिनिशिंग वगैरह आ गई, फ्लोर फिनिशिंग वगैरह ये चीज़ें। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वॉल्स, जो कि हम वॉल्स यूज कर रहे हैं, दैट बेसिकली थिकनेस ऑफ द वॉल्स आर 230 मिलीमीटर ब्रिक मैसनरी, जो कि हम ब्रिक मैसनरी यूज कर रहे हैं। ओवरऑल थिकनेस जो है वो हमारे पास विद प्लास्टर 230 मिलीमीटर थी। यहाँ पे आपने ये चीज़ जरूर जहन में रखनी है कि विद प्लास्टर है विदाउट प्लास्टर है। अगर हम थिकनेस जो है वो 200 मिलीमीटर कंसीडर कर लेते और 12.5 मिलीमीटर हम थिकनेस कंसीडर करते फॉर द प्लास्टर, तो कंबाइंड जो है वो हमारा 200 अराउंड 225 या 200 जो है वो 30 या जो भी आपके एक वैल्यू जो है वो चूज कर सकते थे आप ब्रिक मैसनरी के लिए थिकनेस की। अब हमारे पास आते हैं मजीद डेटा के ऊपर, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर हम आते हैं। अब ऑल कंपोनेंट्स जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर बताए गए कि कंक्रीट जो है ऑल कंपोनेंट्स अनलेस स्पेसिफाइड इन द डिजाइन, कि कंक्रीट हमारे पास जो तमाम मेंबर्स के अंदर हम यूज कर रहे थे वो 25 ग्रेड का था। अदरवाइज अगर बताया जाए कि इस मेंबर के अंदर आपने 30 का यूज करना है, 35 का यूज करना है, हमें बताया गया कि ऑल कंपोनेंट्स के अंदर आपने यूज करना है 25 मेगापास्कल, लेकिन कुछ के अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया है। तो अगर हम 25 ग्रेड की कंक्रीट कंसीडर करते हैं और उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम वैल्यू निकालें, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर ACI स्टैंडर्ड्स वी हैव 5000 अंडर FC के यानी कि FC डैश, जो कि आपकी 25 ग्रेड कंक्रीट है। 5000 अंडर FC के की जगह पे आप 25 मेगापास्कल पुट करें वैल्यू, तो ओवरऑल हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गई 25,000 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने जस्ट 25 की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, और यूनिट की कन्वर्जन्स हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब ये था ऑल कंपोनेंट्स के लिए स्पेसिफाइड जो नहीं किए गए थे, यहाँ पे स्पेसिफाइड वाले आ गए कि फॉर कॉलम्स सेंट्रल कॉलम्स अप टू प्लेंथ ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर वी आर यूजिंग M30 ग्रेड कंक्रीट, कि हमने 30 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है। सो देयरफॉर फॉर द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगेन सेम इक्वेशन वी हैव 5000 अंडर रूट FC के हमारे पास 30 मेगापास्कल आ गई, तो 30 मेगापास्कल हमने पुट की यहाँ पे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। हमारे पास जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गई फॉर 30 ग्रेड कंक्रीट इज इक्वल टू 27,386 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम जो स्टील यूज कर रहे हैं रीइंफोर्स कंक्रीट के अंदर, उसके लिए हमें कोड क्या कहते हैं कि हाई yield strength deformed bars HYSD reinforcement of grade FE415 conforming to standards is used throughout, कि स्टील जो है वो FE415 का ग्रेड जो है वो हमने तमाम मेंबर्स के अंदर डिफॉर्म बार्स यूज की हैं। तो ये हमारे पास मटेरियल्स की ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस आ गई कि हमारे पास मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कंक्रीट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है, दोनों अलग अलग स्ट्रेंथ थी। नॉर्मल स्पेसिफाइड जो एलिमेंट्स थे उनके लिए हमारे पास 30 ग्रेड था, और जो जनरल ऑल एलिमेंट्स थे उनके लिए 25 ग्रेड था। उस हिसाब से हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू निकाल ली। अब आते हैं ज्योमेट्री के ऊपर
कि बिल्डिंग की ओवरऑल ज्योमेट्री जो है, जो हमें दिखाई गई ऊपर हमने जो देखी, उसके बाद हम क्या मजीद करते हैं। द जनरल लेआउट ऑफ द बिल्डिंग इज शोन इन फिगर 1। जो जनरल लेआउट आप ऑलरेडी देखा है फिगर 1 के अंदर, एट ग्राउंड लेवल फ्लोर बीम्स आर नॉट प्रोवाइडेड। ग्राउंड बीम के अंदर हमने जैसे बात की कि हम मेन बीम्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फ्लोर बीम्स हमारे पास वहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम स्लैब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सिंस द फ्लोर डायरेक्टली रेस्ट ऑन द ग्राउंड, कि फ्लोर जो है वो डायरेक्टली आपका ग्राउंड के ऊपर रेस्ट कर रहा है, वहाँ पे अर्थ फिलिंग और आपकी जो 148 की कंक्रीट है, जिसको हम लीन कंक्रीट कहते हैं, वो आपने यूज किया एट द प्लिंथ लेवल एंड नो स्लैब इज प्रोवाइडेड। कोई स्लैब नहीं है, लीन कंक्रीट बना के आपने सिंपल जो है वो एक फ्लोर बना दिया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। इस वजह से आपको फ्लोर बीम्स की वहां पे जरूरत नहीं है। एंड द फ्लोर बीम्स, द ग्राउंड बीम्स आर प्रोवाइडेड 100 मिलीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कराए हैं। द नंबरिंग ऑफ द मेंबर्स इज एक्सप्लेन्ड एज बिलो। अब जो प्लान आपने यहाँ देखा था फर्स्ट डायग्राम के अंदर, यहाँ पे आपको सिंपल एक प्लान गिवन है कि ये डायमेंशंस हैं, ये आपके जो है वो लेंस वगैरह आ गई दोनों तरफ, और आपकी ग्रिड लाइंस आ गई। अब ग्रिड लाइंस के बाद आप क्या करते हैं, आपने फ्लोर बीम्स अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपने मार्क कर दिए। अब हम मार्क करते हैं ओवरऑल कि ये चीज़ क्या है, यहाँ पे ये ब्लैक डॉट क्या शो करा रहा है, ये ब्लैक बॉक्स क्या शो करा रहा है, यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करा रही हैं। तमाम मेंबर्स को हमने नंबरिंग करनी है। उन नंबरिंग्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सो द नंबरिंग ऑफ द मेंबर्स इज एक्सप्लेन्ड एज बिलो। द स्टोरी नंबर्स आर गिवन टू द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन टू सक्सेसिव ग्रिड्स ऑफ द बीम्स। कि दो ग्रिड के दरमियान हमने नंबर ऑफ स्टोरीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस प्लान के अंदर देखूँ तो यहाँ पे एक इस सेंटर ऑफ द बीम से लेके यहाँ तक एक सेंटर ऑफ द बीम तक हमारी एक पोर्शन बन जाता है। इसी तरह से यहाँ से इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक हमारा दूसरा पोर्शन बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 स्टोरीज आ गई, एक ग्राउंड फ्लोर, और बिलो द प्लिंथ वी हैव आल्सो डिटेल्स हियर। अब बिलो द प्लिंथ की भी बात आ गई। तो स्टोरी नंबर्स जो है वो हमने कॉलम बीम के सेंट्रॉइड से लेके अदर बीम की जो अदर स्टोरी के ऊपर जो बीम था उसके दरमियान हमने रिप्रेजेंट कराया। किस तरह से कराया उसके ऊपर भी हम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग स्टोरी या द स्टोरी नंबर्स बेसिकली आर डिफाइंड एज फॉलो, कि हमने यहाँ पे पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग एंड स्टोरी नंबर को स्पेसिफाई करा दिया। हमें पता है कि हमने 6 स्टोरी बिल्डिंग चूज की है, लेकिन हमने फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर डिज़ाइन, जो डिज़ाइन हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने अपनी तरफ से नंबर ऑफ स्टोरीज को एडजस्ट किया ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। हमने फाउंडेशन के टॉप से लेके ग्राउंड फ्लोर को नाम दे दिया एज स्टोरी नंबर 1। ग्राउंड बीम से लेके फर्स्ट फ्लोर तक के नाम दे दिया स्टोरी नंबर 2। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर स्टोरी नंबर 3, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर स्टोरी नंबर 4, थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर स्टोरी नंबर 5, फोर्थ से फिफ्थ स्टोरी नंबर 6, एंड फिफ्थ से 6 जो है वो हमारे पास या टेरेस लेवल तक हमने उसको नाम दिया एज अ 6 स्टोरी बिल्डिंग, एज अ 7th स्टोरी। तो टोटल जो है वो हमारे पास 6 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन नंबर ऑफ स्टोरीज हमने खुद आइडेंटिफाई किए हैं कि फाउंडेशन के टॉप से लेके ग्राउंड फ्लोर तक हम उसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ 1, और ग्राउंड फ्लोर से लेके या ग्राउंड बीम से लेके फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो हमारा स्टोरी नंबर 2। इसी तरह से हमने इसको टोटल नंबर ऑफ स्टोरीज जो है वो हमारे पास 7 आई, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं कॉलम नंबर्स के ऊपर। अब कॉलम के नंबर आपकी जो प्लान था उस प्लान के अंदर मैं रिप्रेजेंट कराऊं अगर, कि फॉर एग्जांपल हम अपने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज कॉलम 1, C1, C2, C3, C4, C5, 6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, 14, C15 एंड C16। कॉलम के नाम हम अपनी तरफ से रखते हैं। हमने अपनी तरफ से जो है वो कॉलम के नाम सिलेक्ट कर लिए कि मार्किंग कॉलम नंबर्स एज इन द जनरल प्लान इन फिगर 1 द कॉलम्स फ्रॉम C1 to C16 आर नंबर्ड इन अ कन्वीनियंट वे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम द अपर टू द लोअर पार्ट ऑफ द प्लान। कि प्लान के अपर पार्ट से आपने लेफ्ट साइड से शुरू किया, दैट वाज कॉलम 1, C1, C2, C3, C4 अप टू C16। अब इसके अंदर जो है वो C5 बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं आपको रिप्रेजेंट कराऊं यहाँ पे कि कॉलम 5 या C5 क्या किस चीज़ को बता रहा है कि कॉलम 5 C5 इज नोन एज कॉलम
C5 फ्रॉम द टॉप ऑफ द फुटिंग टू द टेरेस लेवल। कि कॉलम जो है C5 बेसिकली आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट करा रहा है जो कि ग्राउंड फ्लोर से लेके या फुटिंग से लेके ओवरऑल टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जा रहा है। दैट कॉलम बेसिकली इज नोन एज C5, जिसको हमने C5 रिप्रेजेंट कराया। अगर हम C1 की बात करेंगे तो C1 हमने फिगर के अंदर शो कराया, यहाँ पे जो फिगर हमारी है C1, यहाँ वाला ये C1 है। अगर हमने इसको नाम दिया, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो C1 C2 आपकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। अगर हमने यहाँ पे इसको C1 से शो कराया है तो ये आपका ग्राउंड लेवल से लेके या फुटिंग से लेके आपका ओवरऑल 6 स्टोरी तक जो कॉलम की हाइट जा रही है, तो ये कॉलम आपका रिप्रेजेंट होगा एज अ C1। और ये आपका C5 था तो यहाँ पे ये कॉलम C5 रिप्रेजेंट होगा। एग्जैक्टली इसी तरह से हम जब आगे मूव करते हैं तो हमारे पास हाउएवर टू डिफरेंशिएट द कॉलम लेंथ्स इन डिफरेंट स्टोरीज। अब C5 तो ग्राउंड फ्लोर से या फुटिंग से लेके टॉप तक हो गया। अगर मैं बात करूं कि भाई सेकंड फ्लोर के ऊपर C5 को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कराऊं या थर्ड फ्लोर के ऊपर हम C5 को किस तरह से बोलेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, हाउएवर टू डिफरेंशिएट द कॉलम लेंथ्स इन डिफरेंट स्टोरीज। जो आपके फ्लोर्स हैं, स्टोरीज है, नंबर ऑफ स्टोरीज के हिसाब से अगर मैं कॉलम की बात करूं तो हमने कॉलम्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कराया। तो कॉलम लेंथ्स आर नोन एज 105, कॉलम वही है C5, कॉलम वही है C5 कॉलम, हम उसकी बात कर रहे हैं। 105, 205, 305, 405, 505, 605 एंड 705। अब इसके अंदर आप मजीद अपनी तरफ से इलाबरेट कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द स्टोरी नंबर। फर्स्ट यानी कि एक है 105, यानी कि हम फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं, और 05 जो है बेसिकली आपका कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट करा रहा है। सही है। दस द कॉलम लेंथ 605 मीन्स दैट द कॉलम लेंथ इज 6 स्टोरी, जिसके हम 605 की बात कर रहे हैं कि छठे स्टोरी के ऊपर हमारा जो कॉलम नंबर 5 है उसकी हम बात कर रहे हैं। The columns may also be specified by using the grid lines. Columns को आप grid line से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया C1, C2, C3, C4, C5 अप टू C16। अब अगर ग्रिड लाइन्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये A है, तो यहाँ पे मैंने दिया कॉलम C1A, C2A, C3A, C4A, C1B, C2B, C3B, C4B, C1D, C4D। इसी तरह से आप अपनी तरफ से नंबर दे रहे हो और आपने नंबर ऑफ स्टोरीज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 C1A, 1 C2A, इस तरह से। तो आप जिस तरह से बात कर रहे हो ओवरऑल आप लोग ग्रिड लाइंस के हिसाब से भी कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बी ऑलवेज चूज द सिंपल मेथड जो है वो हमारा ये था कि हमने उनको C1 C2 से C16 तक रिप्रेजेंट करा दिया और 105, 205, 305, 405 अप टू 705 हमारी स्टोरीज को रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। उसके बाद आते हैं फ्लोर बीम्स और सेकेंडरी बीम्स के ऊपर। The floor beams of secondary beam that are capable of free rotation at supports are designated as FB in the figure। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस करा है और ऑलरेडी हमने प्लान के अंदर शो भी करा दिया कि हमने फ्लोर बीम्स को FB से रिप्रेजेंट कराया है। The reactions of the floor beams are calculated manually। अब ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि तमाम जो फ्लोर बीम्स हैं उनको हम एज ए सिंपली सपोर्टेड ट्रीट करेंगे, उनके हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे which acts as a point loads on the main beams। जब आपके रिएक्शंस आ गए उस फ्लोर बीम के तो उन रिएक्शंस को आप मेन बीम्स के ऊपर एज ए एक्टिव फोर्सेस अप्लाई करोगे। thus the floor beams are not considered as a part of space frame building। कि जो आप फ्रेम डिजाइन कर रहे हो वो फ्रेम आपका मेन मेंबर्स वहां रहेंगे फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर मेन बीम्स और कॉलम्स आ गए। लेकिन फ्लोर बीम्स जो हैं वो आपने ट्रीट किए, उनको आपने डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया, उनकी जो रिएक्शन फोर्सेस आए उनको आपने मेन बीम्स के ऊपर अप्लाई कर दिया एज ए रिएक्टिव फोर्सेस और वहाँ से हमने उनको एनालाइज करना है। तो फ्रेम का पार्ट नहीं है आपके फ्लोर बीम्स। किस तरह से नहीं है वो जब हम उस स्टेज के ऊपर पहुँचेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं मेन बीम नंबर्स। फ्लोर बीम्स हमने नंबर से हटा दिया कि हम उसको FP से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। एज अ सिंपली सपोर्टेड मेंबर्स थे, सिंपली सपोर्टेड को हम एज अ उसके जब रिएक्शंस निकालेंगे तो हम उनको मेन बीम्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब आते हैं मेन बीम्स के नंबर के ऊपर।
अब मेन बीम इसी तरह से जिस तरह से आपने कॉलम के नंबर दिए इसी तरह से आप बीम्स के नंबर दे देते हो। बीम के नंबर किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हम टॉप से स्टार्ट करते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 7 8 9 10 11 12 B12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 दोनों डायरेक्शंस के अंदर जा रहे हैं ना बीम। तो हमारे पास हमने 24 बीम्स को हमने रिप्रेजेंट करा दिया। अब आपकी अपनी मर्जी, अगर आप ग्रिड लाइन से आते हो तो ग्रिड लाइंस के हिसाब से आप नंबर कर सकते हो। सो बीम्स व्हिच आर पासिंग थ्रू कॉलम्स आर टर्म्ड एज मेन बीम्स एंड दीज टुगेदर विद द कॉलम्स फॉर्म द स्पेस ट्रस, जो कि स्पेस फ्रेम है बेसिकली वो आपका बीम्स, मेन बीम्स और कॉलम्स के दरमियान बन रहा है। General layout of the figure 1 numbers the main beams as B1 to B12 एक डायरेक्शन के अंदर in a convenient way from left to right from the upper to lower part of the plan giving 90 degree clockwise rotation to the plan similarly marks the beam in a perpendicular direction। 90 डिग्री के ऊपर हम सिंपली बात करें वो स्ट्रेट मेंबर्स हैं, इस वजह से हमने सिंपल नाम दे दिए B1 to B12, उसी के बाद अपोजिट डायरेक्शन के अंदर या दूसरे एक्सिस के अंदर B13 14 से लेके B24 तक। इसी तरह से जिस तरह से हमने कॉलम के अंदर नंबर ऑफ स्टोरीज को रिप्रेजेंट कराया, यहाँ पे जो है वो टू फ्लोर वाइज डिफरेंशिएट बीम्स सिमिलर वे से B5 कनेक्टिंग कॉलम्स C6 एंड C7 इन वेरियस फ्लोर्स बीम्स आर नंबर्ड एज 1005। हमने वहां पे कॉलम के अंदर क्या किया था 105 205, यहाँ पे हमने 00 कर दिया 1005 2005 3005 4005 up to 7005 and so on। अब यहाँ पे 1001 is representing the number of story, कि हम फर्स्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं, 2 सेकेंड स्टोरी की, 3 स्टोरी की। 005 बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग द आपके नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ जो है वो आपका बीम सॉरी। सो 1005 the first digit indicates the story top of the beam grid and the last 3 digits indicate the beam number as shown in the general plan layout। अब प्लान लेआउट के अंदर सारी चीजें ऑलरेडी हमने स्पेसिफाई कराई हुई हैं। 10 beams 4007 is the beam located at the 4th story whose number is B7। तो हमने एज पर जनरल लेआउट। अब यहाँ पे ये आपके पास एक कंप्लीट प्लान आ गया। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट के अंदर हमने कॉलम्स के नाम दे दिए C1 C2 C3 C4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इसी तरह से आपने बीम के नाम दे दिए B1 B2 B3 B4 5 6 B7 B8 B9 B10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तमाम बीम्स के नंबर आ गए। अब कॉलम्स के साथ आपने ये 00 7.50 ये आपके एक्सेस हैं बेसिकली। यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो हम इसको ट्रीट कर रहे हैं एज 00। अगर आप एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो, वाई डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर रहे, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर आपका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5, एक्स डायरेक्शन 7.5 आ गया, ऑलरेडी आपको गिवन है यहाँ पे, और वाई डायरेक्शन में आप मूव ही नहीं किए तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह से 7.5 प्लस 7.5 अदर 15, और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के अंदर सिर्फ आप मूव किए, वाई डायरेक्शन में आपने मूव नहीं किया तो 0। इसी तरह से 22.50 यहाँ पे आ गए 0 7.5, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू जो है वो हम डाउनवर्ड आए 7.5 तो 7.5 हो गया, 7.5 7.5 15 7.5 22.5 इंटू 7.5। ये हमने जस्ट एक्सिस को ग्रिड लाइंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है। एफ बी आपके अगेन रिप्रेजेंट करा रहा है किस चीज़ को, फ्लोर बीम्स को। तमाम नंबर ऑफ बीम्स, तमाम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके लाए हो गए। कॉलम को हमने रिप्रेजेंट कराया था फॉर एग्जाम्पल विद द बेस ऑफ ग्रिड लाइंस एज C1A। इसी तरह से आप बीम को रिप्रेजेंट करा सकते हो विद बेस ऑन द ग्रिड लाइन। क्या आप बीम के फॉर एग्जाम्पल B1 की बात कर रहे हो लेट्स सपोज, तो आप कह सकते हो A12 A23 A34, या आप अगर इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो तो आप ये कहते हो 1AB 1BC 1CD। तो इस तरह से भी आप मूव कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइंस के हिसाब से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं और नंबर्स के हिसाब से भी हमने रिप्रेजेंट करा दिया। तो तमाम मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरी, ये वही डायग्राम है जो हमने डिस्कस कराए। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टोरीज आ गई और यहाँ पे हमने ओवरऑल एक कम्युलेटिव जो है वो
जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बना दी ओवरऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग की। कि फर्स्ट हमारे पास जो फाउंडेशन लेवल थी वो 1.1 मीटर था, ग्राउंड फ्लोर हमारे पास 4.1 मीटर हाइट थी, उसके बाद जो है वो हमारे पास अदर जो टिपिकल फ्लोर्स थे उनकी ओवरऑल जो हाइट है वो हमारे पास 5 मीटर ईच फ्लोर आ गया। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो बिल्डिंग की जो है वो एक डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल के अंदर हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने इसको मज़ीद एनालाइज करना है, किस तरह से हम इसकी डेड लोड कैरिंग कैपेसिटीज़ को निकालते हैं, लाइव लोड कैरिंग कैपेसिटीज़ को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बाकी जो चीज़ें इसके अंदर कौन सी मिसिंग हैं, क्या डिटेल्स को हम किस तरह से फॉलोअप करते हैं, तमाम चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस इन डिटेल, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिर्फ आपका इस कोर्स से कनेक्टेड नहीं है, ये आपके होल लाइफ के लिए जो है वो यूज़फुल चीज़ें हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 10। प्लीज़ सॉल्व दिस कंप्लीट एग्जाम्पल। जो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है इसको अपनी तरफ से जो है वो एज एन असाइनमेंट नंबर 10 के अंदर सबमिट कराना है। जिस तरह से हमने असाइनमेंट नंबर 9 जो है वो लास्ट असाइनमेंट्स की बात की थी 7 और 8 की, या आपके 3rd और 4th असाइनमेंट्स थी, उनके अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा था कि अगर हम एक डिज़ाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक लेक्चर के अंदर हमने हाफ किया, दूसरे लेक्चर के अंदर हमने रिमेनिंग हाफ सॉल्व किया, या अगर वो कंटिन्यू रहता है 3-4 लेक्चर तक, तो आप हर असाइनमेंट के अंदर जितना हमने सॉल्व किया है उतना ही आप उसको सॉल्व करते आएँ, उसी असाइनमेंट में वो पार्ट सबमिट करा दें। जो आपने सॉल्व किया उसको संभाल के रखें, सेकंड असाइनमेंट उसके अंदर वो सेकंड पोर्शन कंप्लीट करके उसके साथ अटैच करके असाइनमेंट नंबर 10 और 11 सबमिट करा देना इकट्ठे। उसके बाद हम जब इस पूरे इसी तरह से आप जब कंप्लीट डिज़ाइन कर लेते हो तो कंप्लीट डिज़ाइन जो है वो फ्रॉम फर्स्ट से लेके ऑनवर्ड तक जो भी आपके 3 या लेक्चर के अंदर हुआ, 4 लेक्चर के अंदर हुआ, तो आपने कम्युलेटिव जो है वो सबमिट कराना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।